हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का वो स्वागत है सन में। साथियों, कास्ट फ्लावर जिसको लॉस्ट पुष्प कहते हैं आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कास्ट फ्लावर क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये कहाँ उगता है और ये चर्चा में क्यों है, इन सब पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कास्ट फ्लावर की तरह ही बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं, ऐसे प्लांट हैं जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। साथियों, प्रकृति रहस्यों से भरी पूरी है। उसने अपने मातृ सुलभ स्नेह से अपनी संतानों को विलक्षणता के अलौकिक अनुदान दिए हैं। अनेक अकेले मनुष्य ही नहीं, इसका दुलार उसको सभी प्रकार के पेड़ पौधों को प्राप्त मिला है। जिन्हें हम जड़ कहते हैं, उपेक्षित समझते हैं, उनकी भी क्षमताएं कम रहस्यमयी और कम विलक्षण नहीं हैं। जैसे आप पाएंगे कि हिमालय के तिब्बत और लद्दाख के उच्च बर्फीले क्षेत्रों में ट्यूर नाम का एक प्रजाति होती है जिसका स्वाद घी और शक्कर जैसा होता है। और ऐसे ही उत्तरी महासागरीय द्वीपों में ब्रेड टी नाम से एक पौधा उगता है जिसका स्वाद ब्रेड और टी का जो आता है उस प्रकार से उसका स्वाद होता है। मेडागास्कर में चीरा लगाने पर वहां पे मीठे पानी का एक धार से निकलती है जिसको वहां के लोग पीते हैं। ऐसे ही अंडमान में कुबार्व या इसको केलेमान अंडमानिक प्रजाति कहते हैं। वहां के जो जनजाति लोग होते हैं वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इन पौधों को उपयोग करते हैं। छोटा नागपुर में काला कौरैया नाम का एक पादप है, वृक्ष है, जिसकी छाया के नीचे उसकी जो घासें होती है सब जल जाती हैं और वहां की मृदा काली हो जाती है। आपने लाजवंती यानी कि छुई मुई टच मी नॉट का नाम सुना होगा। इतना वो सुकुमार होती है, इतनी उसमें लज्जा होती है कि हल्का सा छूते ही वो जो है वो मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। लाउरेला वृक्ष जो होती है देखा गया है कि वो रोती है और अपने आंखों से जो है पूरा आंसू गिराती रहती है। और बहुत सारे कीटभक्षी पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे घटपर्डी हो गया, ब्रेडरवर्ट हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, सैंड्यू हो गया, फ्लाई ट्रैप हो गए। आप बहुत सारे देखेंगे ये विलक्षण प्रकार के पौधे होते हैं। दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना में जो है वो क्लोरोफॉर्म ट्री के नाम से एक पौधा उगता है। और जावा और सुमात्रा में जो समुद्र तटीय भाग होते हैं वहां पर मैन ईटर ट्री, मनुष्य को खाने वाला, वहां पर अगर कोई मनुष्य उस पौधे के पास जाता है तो उसको चारों तरफ से अपने तने के द्वारा, उस टहनियों के द्वारा उसको खींच लेता है और चिपका करके उसको खा जाता है। उसको नरभक्षी पादप कहा जाता है। तो कीटभक्षी भी होते हैं, नरभक्षी भी होते हैं। और मैनग्रोव जो है वो अमेरिका का एक ऐसा पौधा है जिसको घूमने में मजा आता है। वो समुद्र के किनारे जो उगते हैं और घुमक्कड़ प्रजाति का होता है। ये कम से कम हजारों किलोमीटर तक की दूरी जो है वो तय करता रहता है पौधा ये। तो आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत तरह के पौधे होते हैं और विविधतापूर्ण पादप होते हैं। उन्हीं में से एक पौधा है कार्प्स, जो अभी हाल ही में चर्चा में है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में कास्ट फ्लावर नाम का एक दुर्लभ फूल अभी खिला है। बताया जाता है कि ये तकरीबन 7 से 10 साल के अंतराल पे ये खिलता है। यानी कि आज 2015 में ये खिला होगा, उसके बाद अब ये 2021 में खिला है। ऐसे खिले हुए इस पुष्प को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्योंकि इसकी गंध जो होती है वो एकदम ताजे मांस की जैसी गंध होती है। इसको कॉप्स इसलिए फ्लावर कहते हैं, लास्ट फ्लावर पुष्प कहा जाता है। तो लोग अपने नाक को बंद करके, मास्क लगा करके और दूर से इसको देखने के लिए वहां पर आ रहे हैं। ये देखा गया है कि दुर्लभ फूल वे एरिया की नर्सरी, फ्लावर नर्सरी में जो है ये खिला हुआ है। दुनिया में फूलों के सबसे बड़े संग्रह यानी कि जो है इस पुष्प का जो पुष्पक्रम होता है, जो फ्लोरेसेंस होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा होता है। और एक प्रकार का 12 मासी ये हर्ब्स होता है। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी में आता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एमार्फोफेलस टाइटेनियम। और ये इसकी जो फैमिली है वो एरेसी फैमिली है, जो एरवाइड और डकविट के नाम से जानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी फूलों की संरचना यानी कि इसका जो पुष्पक्रम है वो सबसे बड़ा होता है। अगर हम सबसे बड़े पुष्प की बात करते हैं डायमीटर में, तो वो रेफ्लिसिया का होता है। रेफ्लिसिया भी एक प्रकार का आपका जो है वो परजीवी पौधा होता है और वो भी बहुत बड़ा पौधा होता है वो। और इसका जो पुष्पक्रम की इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर के आसपास होती है। और ये फूल जो होता है केवल 48 घंटे के लिए ही खुला रहता है और इसे सड़े हुए मांस की बदबू आती है, जिसकी गंध से कीट और परागण जो है इसके तरफ आकर्षित होते हैं और परागण में हिस्सा लेते हैं।
जब ये खिलता है तो फूल और गंध फैलाने और परागकणों को आकर्षित करने में मदद करने के लिए ये अपने शरीर से जो है हीट रेडिएट करता है, गर्मी निकालता है। उस गर्मी से क्या होता है कि फूल में गंध आती है और परागण को आकर्षित करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पौधा शायद ही कभी खेतों में उगा हो या खेतों में इसको उगाया होगा, ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। ये 7 से 10 वर्षों के बाद फूल इसमें निकलते हैं। ईडन की नर्सरी में बागवानी विशेषज्ञ टीम ग्रिग ने एक रेन फॉरेस्ट बायोम में प्रदर्शन के लिए उत्पादन के लिए इसको सफलता प्राप्त की थी। यानी कि ये मुख्य रूप से जो होता है वो रेन फॉरेस्ट जो बायोम्स होते हैं वहां का पादप है, लेकिन इसको जो है वो नर्सरी में उगाने का सफल प्रयास टीम ग्रिन ने किया था। इसके अलावा फूलों को हाथों से परागित करना भी करना पड़ता है। अगर आप इसको मैन्युअली रोपण करते हैं तो इसको आपको हाथों से परागण की क्रिया करानी पड़ती है और इसको खिलने में लगभग 7 से 10 साल लगते हैं एक बार, यानी कि अपने जीवन काल में ये 2 या 3 या 4 बार ही ये खिलता है। वैज्ञानिक इस पौधे की जो एक औषधीय जो गुण है उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। ये जो टाइटन अरुम है, यानी कि जो ये पौधा है, इसकी जो प्रोटीन है उस पर रिसर्च हो रही है और ये देखा जा रहा है कि इस प्रोटीन का उपयोग जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, यानी कि जो अफ्रीका में जो निद्रा रोग जो होता है उसके इलाज के लिए जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, इसकी प्रोटीन का। और आप सभी को पता है कि जो स्लीपिंग सिकनेस है ये सब सहारा जो है कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, उसमें हर साल लाखों लोगों की स्लीपिंग सिकनेस से, यानी कि आपका अफ्रीकी नींद से जो होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। मुख्य रूप से कहाँ उगता है तो आप देख पाएंगे ये जो आपका ये सुमात्रा वाला एरिया है, पश्चिमी सुमात्रा के एरिया में, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उसके पश्चिमी एरिया में जो रेन फॉरेस्ट जो है वहां पर खड़ी पहाड़ियों पर ये समुद्र तल से लगभग 120 से 365 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इसका जो नेटिव प्लेस है ये आपका पश्चिमी सुमात्रा है इंडोनेशिया का, लेकिन इसको दुनिया के हर नेशनल पार्क में या कह सकते हैं बॉटनिकल गार्डन में इसको अलग अलग आपका जो जहां पर भी प्लांट को उगाया जाता है नर्सरी वगैरह में इसको सफलतापूर्वक उगाया गया है। लेकिन इसका मूल जो है ये कहाँ पे है, पश्चिमी सुमात्रा इंडोनेशिया में है, पहाड़ी रीजन में ये उगाया जाता है। इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वल्नरेबल में रखा है, यानी कि इसको संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि ये संकटापन्न की तरफ जो है वो थ्रेटेंड में आ रहा है, ये थ्रेटेंड की श्रेणी में आ रहा है। अगर इसका बहुत अधिक जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ये जो है वो संकटग्रस्त हो सकता है। तो एक वल्नरेबल में रखा गया है और इसका मेन रीजन ये है कि वर्तमान में पश्चिमी सुमात्रा और इंडोनेशिया के जो रेन फॉरेस्ट जो इसका जो हैबिटेट है उनकी कटाई अंधाधुंध हो रही है, उससे इनका जो हैबिटेट है वो नष्ट हो रहा है। अगर हम इसके वाइल्ड लाइफ के फैक्ट की बात करें तो इसका जो फ्लोरेसेंस होता है वो पूरे से खुला होता है, ऊपर की ओर होता है और यहाँ से सड़ते हुए मांस की एक प्रबल दुर्गंध आती है, जिससे इंसेक्ट और जो परागकण जो होते हैं परागणों को आकर्षित करने के लिए जो आपके भृंग होते हैं, यानी कि जो बीटल होते हैं और जो मक्खियां होती हैं वो मांस के गंध की आकर्षित होती है और परागण में सहायता करती है। तो ये तथ्य था जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।